हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक विज्ञान की क्लास चल रही है आप लोगों की। आज की क्लास कितनी क्लास है आज की? जी हाँ दोस्तों, तो आज की क्लास है 11वीं क्लास। 10 क्लास ऑलरेडी हो गई है, आज 11वीं क्लास है। पढ़ते हम लोग सामाजिक विज्ञान। आज का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे चित्रण और या मानचित्र के बारे में। ठीक है, मानचित्र यानी दुनिया को हथेली पर देखने का जादू। ठीक है, तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है अगर आपको किसी नई जगह जाना हो तो रास्ता कैसे ढूंढते हो? गूगल मैप पे या नक्शे पे? या अगर आपको अपनी क्लास से लेकर पूरे भारत तक की हर चीज एक छोटे से कागज पर देखनी हो तो कैसे देखोगे? क्या आपके पास कोई जादुई चश्मा है जिससे आप दुनिया को जूम आउट करके देख सकते हो? आज हम उसी से रिलेटेड क्लास हमारी रहेगी। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि आप लोग का स्वागत है डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला में। डीपी पाठशाला में हम पढ़ाते हैं डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम पे हो या फिर इंग्लिश मीडियम पे, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को ज्वाइन कर लें। वहां पे हम आपको नोट्स देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, उस पर एक बार रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ग्रहों का विवरण देखा था। ठीक है, पेन हम उठाते हैं रिविजन के लिए। हमने क्या देखा था? ग्रहों का विवरण देखा था। ठीक, पेन आप लोग बताया करिए आपको कौन से पेन सही लगता है। ठीक, चलो इसी तो ग्रहों का विवरण यानी बुध जो है, बुध के बारे में तो सूर्य के सबसे नजदीक होता है, 88 दिनों में परिक्रमा करता है, सबसे छोटा, कोई उपग्रह नहीं है इसके पास और वायुमंडल भी नहीं है। ठीक है, शुक्र जो है वीनस, पृथ्वी की सबसे नजदीक, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी का बहन ग्रह, सबसे चमकीला होता है, कोई उपग्रह नहीं होता, सबसे ज्यादा तापमान होता है। ठीक है, ये बुध और शुक्र जो है वो एकमात्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसके पास कोई खुद का उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी यानी अर्थ आपका सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जहां जीवन संभव है। ठीक है, चंद्रमा सूर्य का पृथ्वी का आपका उपग्रह। ठीक है, मंगल यानी मार्स लाल ग्रह, दो उपग्रहों यानी फोबोस और डीमोस, सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपियस माउंस, बृहस्पति यानी जुपिटर सबसे विशाल ग्रह, मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ है। ठीक है, शनि यानी सैटर्न गैस का गोला है, सबसे चपटा ग्रह है। ठीक है, चारों ओर 3 विलय यानी रिंग्स है। ठीक है, रिंग्स है 3 रिंग्स। 82 उपग्रह यानी सैटेलाइट उपग्रह है, सैटेलाइट है, सबसे बड़ा टाइटन है। ठीक है, नेचुरल वाला सैटेलाइट यानी उपग्रह क्या होता है? तो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को आप उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा करता है चारों ओर वो आपका ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया जो आपका ग्रहों की चारों ओर परिक्रमा करे। ठीक, चंद्रमा क्या होता है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, 27 दिन 8 घंटे में परिक्रमा करता है। ठीक है, पानी वायु नहीं है इसमें। ठीक, बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। ठीक, क्षुद्र ग्रह क्या होता है? एस्ट्रॉइड जिसको कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे अनेकों कई सारे बहुत सारे पथरीले धातु के पिंड हैं। ठीक है, कॉमेट्स क्या होता है? कॉमेट स्टार तो सौर मंडल के छोर पर धूल, चट्टान और जमी हुई गैसों से पिंड है। सूर्य के पास आने पर पूंछ दिखती है इनकी, तो पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत होती है। ठीक, हेली धूमकेतु जो है वो 76 वर्ष बाद दिखता है, अगली बार आपको दिखेगा 2062। ठीक, उल्का पिंड क्या होता है? उल्काएं मीटियोरॉइड्स और मीटियोर्स, तो आकाश में तेजी से जाते या पृथ्वी पर गिरते हुए पिंड जिसको टूटता हुआ तारा बोलते हैं, उसी को उल्का बोलते हैं। और वो जब जल जाता है वायुमंडल में, जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचने वाला भाग जो पहुंचा जाता है, जो जल नहीं पाता है, उसको उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तारामंडल क्या होता है? तारामंडल यानी आपका तारों के समूह, जैसे सप्तर्षि, ओरियन। ठीक है, करोड़ों तारामंडल मिलकर के एक आकाशगंगा यानी गैलेक्सी बनाते हैं। और हमारी आकाशगंगा क्या है? मंदाकिनी। ठीक है, मिल्की वे। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स बना। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ग्रहण यानी इक्लिप्स क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण यानी चंद्रमा जो है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, अमावस्या को होता है। ठीक, चंद्र ग्रह इंपॉर्टेंट है बहुत दोनों। ठीक, पृथ्वी चंद्र ग्रहण में पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, पूर्णिमा को होता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? परिभ्रमण
रोटेशन आकाशीय पिंड को अपने अक्ष पर घूमना। ओरियन क्या है? एक तारामंडल है शिकारी। पृथ्वी को हरित ग्रह ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन की उपस्थिति और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो तापमान को बनाए रखता है, इसी के लिए ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है पृथ्वी को। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये थी आप लोगों की कल की क्लासेस। आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। 11वीं क्लास है आपकी सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, लगभग आपका आधा सिलेबस खत्म हो गया, हाफ सिलेबस आपका खत्म हो गया। याद रखिएगा 50 नंबर का ये पेपर आता है आपका सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे का लेक्चर। पढ़ते हैं आज के मानचित्र या मानचित्र के बारे में, मैपिंग और मैप के बारे में। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने ब्रह्मांड, ग्रह और खगोलीय पिंड के बारे में जाना था। आज हम एक और बहुत मजेदार चीज सीखेंगे जो हमें दुनिया को समझने में मदद करती है, जो है आपका मानचित्र यानी मैप। क्या आपने कभी अपने स्कूल या शहर का नक्शा देखा है? आज इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो आज हम एक ऐसी जादुई उपकरण के बारे में बात करेंगे जो आपको पूरी दुनिया, हर शहर, हर गली, हर पहाड़ को अपनी हथेली पर दिखाने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डीपी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला से, और आज हम बात करेंगे मानचित्र यानी मैपिंग और मानचित्रों यानी मैप की। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये वो गाइड हैं जो हमें दुनिया को समझने की मदद करते हैं। ये क्लास आपके भूगोल की एक सुपर डुपर एंटरटेनिंग एडवेंचर क्लास होने वाली है। जैसा आप गूगल मैप्स पर स्टेशन देखते हो, वैसे ही आज ज्ञान का स्टेशन देखेंगे आप लोग। तो अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए, ठीक है, पेन निकाल लीजिए। पढ़ते हैं हम लोग मानचित्र मैप क्या है। ठीक है, मानचित्र क्या है? यानी धरती का छोटा भाई। तो हमारी पृथ्वी का आकार आपका गोल राउंड है, इसीलिए पृथ्वी को पूरी तरह देखने के लिए हमें ग्लोब की इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि मानचित्र क्या है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो क्या है? वो आपका गोल है, अंडाकार है। ठीक है, अंडे जैसा है। इसीलिए पृथ्वी को पूरी तरह देखने के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोब समझो पृथ्वी का एक मिनी वर्जन होता है। ठीक है, छोटा वर्जन, मिनी वर्जन होता है, जिसे आप घुमा करके देख सकते हो सारा, उसमें देश विदेश, शहर, कॉन्टिनेंट, हर चीज। ठीक है, ग्लोब इंसान द्वारा बनाया गया ऐसा मॉडल है जिसमें पृथ्वी को बहुत अच्छे से अध्ययन यानी स्टडी किया जा सकता है। लेकिन ग्लोब में हम छोटे छोटे इलाके जैसे किसी शहर या गांव का अध्ययन अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोब में क्या है? ग्लोब में हमें छोटे छोटे इलाके जैसे किसी शहर हो गया, कोई गांव हो गया, ये सभी चीजों की स्टडी यानी अध्ययन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ग्लोब में एक साथ पूरी दुनिया का अध्ययन या दूर स्थित जगहों का अध्ययन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोब में एक साथ पूरी दुनिया का अध्ययन या दूर स्थित जगहों का अध्ययन भी नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसी जगहों का सही से अध्ययन करने के लिए मानचित्र यानी मैप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मानचित्र क्या होता है? मानचित्र का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये पता चल गया। पहले मानचित्र का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ग्लोब से हर चीज हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, और पृथ्वी को हम पृथ्वी से तो देख नहीं सकते हैं हर चीज। ठीक है, तो उसके लिए हमको मैप चाहिए, हर इलाके, हर शहर को देखने के लिए। अब ग्लोब में आपको केवल कॉन्टिनेंट दिखाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको शहर वो दिखा देंगे, क्या बोलते, कंट्री दिखा देगी, वो सील दिखा देंगे, महासागर वगैरह। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि मानचित्र होता क्या है। मैप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मानचित्र शब्द आपका मानक प्लस रेखा चित्र से मिलकर बना है। ठीक है, किससे बना है? आपका मानचित्र शब्द आपका मानक यानी स्टैंडर्ड, रेखा चित्र यानी ड्राइंग से मिलकर के बना है, जिसका मतलब है मानकीकृत चित्र। ठीक है, स्टैंडर्डाइज पिक्चर। ठीक है, अंग्रेजी शब्द मैप जो है लेटिन भाषा के शब्द मैपा से आया है, जिसका मतलब होता है कपड़े का मेज पोस्ट यानी टेबल क्लॉथ या रुमाल। ठीक है, कपड़े का मेज पोस्ट क्या होता है? जो टेबल पे आप बिछाते हैं, एक कपड़ा बिछा देते हैं चादर के टाइप का, वैसे ही उसी को आप कपड़े का मेज पोस्ट बोलते हैं, टेबल क्लॉथ। ठीक, या फिर रुमाल हो गया। पुराने समय में दुनिया के नक्शे कपड़े पर बनाए जाते थे। किससे होता था? कपड़े। आपने देखा होगा अलादीन वगैरह मूवी में, तो उसमें नक्शा वगैरह जो भी चीजें वो कपड़े पे बनाई जाती थी। ठीक है, जिन्हें मापा मुंडी, ठीक है, मापा मुंडी कहते थे। ठीक है, तो नक्शे जो है वो आपका कपड़े पे बनाया जाता था, उसी को हम मापा मुंडी कहते थे। मानचित्रण यानी मैपिंग पृथ्वी की सतह के किसी भाग जैसे किसी जगह, शहर, देश, पहाड़ी, नदी आदि की स्थिति यानी लोकेशन को एक पैमाने यानी स्केल की मदद से कागज पर छोटे रूप में बनाना है। ठीक है, देखो बच्चों, मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह से किसी भाग की स्थिति को एक पैमाने यानी एक स्केल की मदद से कागज के छोटे रूप में बनाना ही आपका क्या है? मैप, मानचित्र होता है। ठीक है, मैपिंग होता है। मानचित्र आपका किसी जगह की लंबाई, चौड़ाई
और उसके आकार प्रकार और उससे जुड़ी दूसरी जानकारियां देता है। ठीक है, तो मानचित्र क्या देता है, बताता है कि उसके क्या एरिया है, उसका लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसका आकार क्या है, सारी चीजें। उदाहरण क्या है, भारत का राजनीतिक मानचित्र हमें नए राज्यों की आकार प्रकार, उनकी लंबाई चौड़ाई, उनकी राजधानियां, रेल, सड़क मार्ग जैसी जुड़ी जानकारियां बहुत आसान तरीके से दे देता है। ठीक है, समझ में आया आपको मानचित्र क्या होता है बच्चों? देखो फिर से बताता हूं आपको। मानचित्र जो है वो शब्द आपका मानक प्लस रेखा चित्र से मिलकर के बना है, जिसका मतलब है मानकीकृत चित्र यानी स्टैंडर्डाइज पिक्चर। ठीक है, इतना समझ में आया। अंग्रेजी शब्द मैप जो है वो लैटिन भाषा के शब्द मैपा से आया है, जिसका मतलब होता है कपड़े का मेज पोस्ट। क्या होता है? कपड़े का मेज पोस्ट। ठीक है, या फिर टेबल का या फिर रुमाल। पुराने समय में दुनिया के नक्शे कपड़े पर बनाए जाते थे, जिन्हें हम मापा मुंडी कहते हैं। ठीक है, सोचो आपने रुमाल निकाला और उस पर दुनिया का नक्शा बना हो, कितना मस्त कूल लगेगा, है कि नहीं? लोग देख करके दंग रह जाएंगे, है कि नहीं? उस समय ऐसे ही होता था। मानचित्र मैपिंग पृथ्वी की सतह के किसी भाग की स्थिति का को एक पैमाने यानी स्केल की मदद से कागज पर छोटे रूप में बनाना है। मानचित्र किसी जगह से की लंबाई चौड़ाई और उसके आकार प्रकार, उससे जुड़ी जानकारियां हमें साझा करता है। उदाहरण जैसे आपका भारत का राजनीतिक मानचित्र हमें नए राज्यों के आकार प्रकार, उनकी लंबाई चौड़ाई, उनकी राजधानियां, रेल, सड़क मार्गों जैसी जानकारी हमें बहुत आसान तरीके से दे देता है। ठीक है, जैसा आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, जो रिजल्ट आता है, ठीक है, अभी आने वाला है ना। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, आप लोगों का तो नहीं आएगा, अगले सेमेस्टर में आएगा, कोई बात नहीं। तो जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता है जो एक पन्ने में आपका पूरे साल का डाटा दे देता है, वैसे ही आपका ये भी है। ठीक है, मानचित्र। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आया? वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं मानचित्र का उपयोग क्या होता है, यानी यूजेस ऑफ मैप। मैप है तो सब कुछ है। ठीक है, तो दोस्तों मानचित्र हमारे लिए बहुत सारे काम होता है उससे। ये किसी सीक्रेट एजेंट से टूल किट जैसा है। ठीक है, क्या क्या काम है? किसी जगह की जानकारी पता करने में। ठीक है, किसी कोई जगह उसकी जानकारी पता करने में, कहीं गुम हो गए हो तो मैप निकालो और फाइंड माई लोकेशन करो, है कि नहीं? मैप एप्लीकेशन भी होता है जो गूगल मैप होता है, उसमें फाइंड माई लोकेशन बता देता है आपको कहाँ पे आओ। ठीक, पृथ्वी की अलग अलग हिस्सों से में बनी चीजें जैसे पहाड़, नदियां, जनसंख्या, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, मिट्टी, पेड़ पौधे, वनस्पति का अलग अलग अध्ययन करने में। ठीक है, तो हर चीज को अलग अलग स्टडी करने में। ठीक है, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में बनी चीजें जैसे ये सारी चीजें हो गए, पहाड़, नदियां, जनसंख्या, आर्थिक राजनीतिक स्थिति, मिट्टी, पेड़ पौधे का अलग अलग अध्ययन करने में एक ही मैप पर आप सब कुछ देख सकते हैं, एकदम मल्टीटास्किंग जैसा। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी के बहुत से हिस्सों की भौगोलिक स्थिति यानी जियोग्राफिकल लोकेशन, पहाड़, माउंटेन, प्लेन्स, मैदान, घाटियां यानी वैलीज, महासागर यानी ओशियन, झील यानी लेक आदि की स्थिति का पता लगाने में। ठीक है, समझ में आया? तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि पृथ्वी के बहुत से हिस्से जो भौगोलिक स्थिति है यानी जियोग्राफिकल लोकेशन है, जैसे पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, घाटियां हो गई, महासागर, झील आदि, इन सब की स्थिति का पता लगाने में आपका मानचित्र का उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? कई तरह के मानचित्रों के द्वारा भूगोल यानी ज्योग्राफी की खोजों को सुरक्षित रखना भी मानचित्रों का एक मकसद है। ठीक है, तो कई तरीके के मानचित्रों के द्वारा भूगोल यानी ज्योग्राफी की जो खोज हुई है उनको सुरक्षित रखने में भी मानचित्र का एक अलग ही मकसद रहता है। इसके अलावा मानचित्र एक भौगोलिक यंत्र है। ठीक है, यानी जियोग्राफिक यंत्र है। पृथ्वी के इतने बड़े आकार को पूरे हिस्से को एक साथ नहीं देखा जा सकता, इसी के लिए छोटे छोटे भागों में करके पृथ्वी के पूरे हिस्से को देखा जा सकता है। समझ में आया? समझ में आया? मानचित्र एक आपका भौगोलिक यंत्र है। पृथ्वी के इतने बड़े आकार और पूरे हिस्से को एक साथ नहीं देखा जा सकता, इसीलिए छोटे छोटे भागों को एक एक करके पृथ्वी के पूरे हिस्से को देखा जाता है। जैसे किसी बड़ी किताब का चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, एपिसोड बाय एपिसोड, क्लास बाय क्लास, उसी तरीके से। ठीक है, समझ में आया बच्चों के मानचित्र का उपयोग क्या होता है? लिख लोगे आप लोग, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं मानचित्र के घटक क्या होते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मानचित्र के घटक यानी मैप बनाने के 3 सुपर पावर एलिमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मानचित्र को समझने और बनाने के लिए 3 मुख्य चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। कौन कौन से? इनके बिना
मानचित्र बनाना और समझना बिना इंटरनेट के रील्स देखने जैसा है। ठीक है, अब इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो रील कैसे स्क्रॉल करेंगे आजकल, है कि नहीं। इंस्टाग्राम शॉर्ट्स वगैरह यूट्यूब पे देखते हो ना, इंटरनेट ही आपका गैप कर दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। मुश्किल होता है ना, वैसे ही ये 3 घटक आपके हैं। कौन कौन से आपके? दिशा यानी डायरेक्शन, दूर यानी डिस्टेंस, और प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल। एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि दिशा, दूरी और प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है, सिंबल्स वगैरह। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं डायरेक्शन यानी रास्ता बनाने वाला कंपास, बताने वाला कंपास। ठीक है, कंपास दोस्तों दिशाओं के द्वारा हम किसी भी जगह को सही दिशा का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इन दिशाओं के द्वारा हम किसी भी जगह को सही दिशा पता लगा सकते हैं। दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नाविक यानी सेलर जो नाव चलाते थे, यात्री ट्रेवलर्स, और पर्यटक यानी टूरिस्ट दिक् सूचक यंत्र यानी कंपास का प्रयोग करते थे। ठीक है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंपास आप लोगों ने देखा होगा, एक ऐसा होता है और उसमें नॉर्थ रहता है, साउथ रहता है। ठीक है, और एक डंडी ऐसे बनी रहती है, ये आपका कंपास हो जाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। दिक् सूचक यंत्र की सुई हमेशा उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन में रहती है। ठीक है, कि आपका नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा आपकी रहती है सुई, जिससे पता चल जाता है कि नॉर्थ आपका कहाँ पे है। उसके हिसाब से बाकी सब हमको पता चल जाता है, साउथ कहाँ है वो पता चल जाता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट हमको पता चल जाता है। समझ में आया दोस्तों। तो देखो, दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नाविक यानी सेलर, यात्री और पर्यटक दिव्य सूचक यंत्र यानी कंपास का प्रयोग करते थे। ये कंपास समझो पुराने जमाने का एक गूगल मैप होता था। ठीक है, हर कोई कंपास लेकर के घूमता था। दिक् सूचक यंत्र की सुई हमेशा उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन में रहती है, एकदम फिक्स बॉस की तरह। ठीक है, मुख्य दिशाओं कौन सी है? उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और उप दिशाएं जैसे उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, मुख्य दिशाएं क्या हो गया आपको? उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक, उप दिशाएं क्या होती है? यानी दो लोग को मिला करके, तो उत्तर पूर्व हो गया बीच बीच में, उत्तर और पूर्व, उत्तर पश्चिम हो गया नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पूर्व हो गया साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम हो गया साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 4 हो गए। समझ में आया? समझ में आया आपको कि डायरेक्शन यानी दिशा क्या है? अगर ये याद ना हो तो कहीं भी आप हो सकते हो, संभाल कर आप लोग रहा करिए। ठीक है, गूगल मैप इसी के लिए आपके मोबाइल में गूगल मैप होता है। आते हैं दूरी यानी डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो मानचित्र डायरेक्शन दोस्तों, मानचित्र एक ऐसा चित्र है जो पूरी जमीन या उसके किसी एक हिस्से को बहुत छोटे करके कागज पर बनाता है। जैसे किसी हाथी को आप एक छोटे से फोटो में कैद कर लो वैसे। ठीक है, तो मानचित्र एक चित्र है जो पूरी जमीन या उसके किसी एक हिस्से को बहुत छोटे करके कागज पर बनाता है। पैमाना यानी स्केल जो होता है, स्केल चुनते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी असली वास्तविक होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने मान लो ये पॉइंट रखा और ये पॉइंट ये रखा। ठीक है, अब मान लो ये एक सिटी है, ये आपको कोई सिटी है, मान लो यूपी 36 है, ऐसे मैंने इमेजिनरी ले लिया। ठीक है, 37 है, और यूपी दूसरा शहर है यूपी 38। ठीक है, अब इन दोनों के आपको ये जरूरी नहीं है कि आप मान लो 1000 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो 1000 किलोमीटर जरूरी नहीं है कि एक पन्ने में यहाँ आप बनाइए यूपी 37 मैप में और फिर 1000 किलोमीटर दूर आप चित्र बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप लाइन खींचेंगे, ऊपर लिख देंगे कि 1000 किलोमीटर। ठीक ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन बता दिया। तो इसके लिए हो गया। ठीक है, पैमाना चुनते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी असली यानी वास्तविक होनी चाहिए। जिस प्रकार मानचित्र में दिशाओं को तीर यानी एरो द्वारा दिखाया जाता है, उसी प्रकार दूरी का पैमाना ही स्केल द्वारा मापा जाता है। नापने के लिए मापक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, पैमाना यानी स्केल चुनते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी असली यानी वास्तविक हो। ठीक है, जिस प्रकार मानचित्र में दिशाओं को तीर द्वारा दिखाया जाता है, उसी प्रकार दूरी का पैमाना यानी स्केल द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नापने के लिए मापक का प्रयोग किया जाता है। अब मापक यानी पैमाना का जो 2 बिंदुओं के बीच, मापक या पैमाना यानी स्केल है, वो क्या है? 2 बिंदुओं के बीच के मानचित्र पर दूरी डिवाइड बाई उन्हीं 2 बिंदुओं की जमीन का वास्तविक दूरी। ठीक है, देखो स्केल क्या है, जैसे मान लो आपका 1000 किलोमीटर ये है। ठीक है, 1000 किलोमीटर आपका 1 से B है। ठीक है, तो 2 बिंदुओं के बीच का मानचित्र की दूरी, अब मानचित्र में कितना दूरी है और उन्हीं 2 बिंदुओं की जमीन पर कितना वास्तविक दूरी है। ठीक है, अब मान लो मैप में आपने बनाया 10। ठीक है, 10 बाई 100 कर दो, ठीक, 1000 कर दो, ये आपका स्केल हो गया। ठीक है,
दो दिए गए स्थानों या बिंदुओं के बीच के मानचित्र पर मापी गई दूरी और उन बिंदुओं के बीच जमीन पर मापी गई वास्तविक दूरी के अनुपात को उस मानचित्र का मापक या पैमाना यानी स्केल कहा जाता है। ठीक है, मान लो मैप में, आपके जो मैप है उसमें आपका 10 है, ठीक है, 10 मीटर को 10 मीटर को आपने दिखा दिया कि 10 मीटर आपका बराबर आपका 1000 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपका 10/100 हो गया, 1000 हो गया। तो आपका ये क्या हो गया, ये रेशियो हो गया, अनुपात हो गया। क्या हो गया, ये किस चीज का, आपका स्केल यानी मापक का। ठीक है, यूनिट आप सेम कर देंगे, यूनिट सेम करेंगे तभी होगा। ठीक है, उदाहरण यदि देखो, उदाहरण दिखाते हैं आपको। यदि लखनऊ और सीतापुर के बीच की असली दूरी आपकी 200 किलोमीटर है और इस मानचित्र पर दिखाना है, इसे मानचित्र पर आपको दिखाना है। ठीक है, लखनऊ और सीतापुर के बीच की, तो अगर पैमाना आप 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 50 किलोमीटर है। ठीक है, पैमाना आपका, ठीक है, तो 50 किलोमीटर है, यानी आपका कितना हुआ, 4 बार लेंगे। ठीक है, 50 इंटू 4 बार करेंगे तो आपका 200 होगा कि नहीं, 50 इंटू 4 बार करेंगे तभी आपका 200 होगा, यानी इधर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो आप मैप में जो बनाओगे 4 सेंटीमीटर का गैप बनाओगे। ठीक है, तो 50 किलोमीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर से दिखाई जाएगी, 100 किलोमीटर की दूरी आपकी 2 सेंटीमीटर से, और 200 की दूरी आपकी 4 सेंटीमीटर से दिखाई देगी। ठीक है, समझ में आया, वही जो चीज हमने आपको अभी मैथमेटिकल टर्म में समझाया। ठीक है, तो कागज यानी मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की रेखा खींच करके स्थानों के नाम लिखे देते हैं। या उदाहरण थोड़ा अलग है, जैसे कि आपका 100 किलोमीटर को 200 सेंटीमीटर से दिखाने की बात है तो 200 किलोमीटर की 4 सेंटीमीटर में दिखाया जाएगा। ठीक है, वही चीज आपका कि आपका लखनऊ है और दूसरा आपका क्या था, सीतापुर था। ठीक है, ये आपका लखनऊ हो गया, ये आपका सीतापुर हो गया। अब ये आप मैप में ऐसे तो आपका ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल आपका क्या है 400 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन आपने लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। ठीक, 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 200 किलोमीटर। सॉरी, ये आपका ओरिजिनल क्या था, 200 किलोमीटर था। ठीक है, 200 किलोमीटर था। ठीक, तो आपका 200 किलोमीटर हो गया ये, यानी आप 4 सेंटीमीटर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का आपने स्पेस डालोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे कि आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। ठीक, और ये 4 सेंटीमीटर का आपने गैप रख दिया। ठीक, ये समझ में आ जाएगा कि लखनऊ से सीतापुर में कितना डिस्टेंस की दूरी है। ठीक है, समझ में आया बच्चों, समझ में आया मापक दूरी डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, आगे चला जाए। अब हम देखते हैं मापक की स्केल, मापक के प्रकार यानी टाइप ऑफ स्केल्स के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मानचित्रों पर 2 प्रकार के मापक या पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से 2 प्रकार है, आइए देखते हैं उसको। पहला होता है लघु मापक मानचित्र, लघु यानी स्मॉल, मापक यानी स्केल, और मानचित्र यानी मैप। ठीक है, स्मॉल स्केल मैप। तो जब बहुत बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप हो गया, कॉन्टिनेंट या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब लघु मापक यानी स्मॉल स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब बहुत बड़े चीजों को, बहुत बड़े क्षेत्रफल वाले एरिया वाले भागों को जैसे महाद्वीप हो गया, देश हो गया, कागज पर दिखाना होता है तो लघु यानी स्मॉल स्केल का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, किसी जगह को 500 किलोमीटर का मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर में से दर्शाते हैं, यह दिखाता है कि बड़ी दूरी को छोटे पैमाने पर दिखाया गया। ठीक है, 500 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में हमने दिखा दिया, ये आपका क्या हो गया, ये स्मॉल स्केल मैप हो गया, यानी लघु मापक मानचित्र हो गया मापक। ठीक है, समझ में आया। दीर्घ मापक मानचित्र क्या है, लार्ज स्केल मैप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे किसी गांव, विलेज या शहर का कागज पर दिखाना हो तो बड़े पैमाने यानी लार्ज स्केल या दीर्घ मापक स्केल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर में दिखा, ठीक है, 500 मीटर अगर कोई दूरी है जमीन पर और उसको मानचित्र पर हम 5 सेंटीमीटर में दर्शाते हैं, यह दिखाता है कि छोटी दूरी को बड़े पैमाने पर विस्तृत रूप से दिखाया गया है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो छोटे क्षेत्रफल को जैसे कोई शहर हो गया, कोई विलेज हो गया, गांव कस्बा हो गया, उसको कागज पर दिखाना है तो वो लार्ज स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया, मतलब आपका पास की चीजें बड़ी बनाओ। ठीक है, ये आपका होता है लार्ज स्केल में, पास की चीजें बड़ी बनाओ, और लघु वाले में दूर की सोच छोटा बनाओ। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लघु का क्या है कि दूर की सोच को छोटा बनाओ, और पास लार्ज वाले भी, दीर्घ वाले में क्या है कि पास की चीजें बड़ी बनाओ। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं तीसरा जो था आपका प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल्स के बारे में। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो दोस्तों प्रतीक चिन्ह जो होता है वो शॉर्टकट्स का जादू होता है। ठीक है, यानी दोस्तों किसी भी मानचित्र में असली आकार
और प्रकार की आकृतियां भवनों, पुलों, पेड़, कुओं, नहरों और धार्मिक स्थलों आदि को बनाकर नहीं दिखाया जा सकता। सोचो अगर रेलवे लाइन का असली से में ट्रेन के साथ बनाना पड़े तो कितना बड़ा मैप बनेगा। ठीक है, तो रेलवे लाइन अगर आपको दिखानी हो मैप में, तो आपने रेल बना दिया सीधे, ठीक है, ऐसे ट्रेन बना दिया आपने। आई नो क्षेत्र आपके थोड़े बहुत ही ज्यादा गलत है, लेकिन मैं आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं हूं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप मैप में ऐसे रेलगाड़ी वगैरह पूरा बनाओगे, हर बोगी बना दोगे, ठीक है, ऐसे अटैच रहती है ना चेन वाली, तो ऐसे तो नक्शा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी मानचित्र में असली आकार, प्रकार की आकृतियां भवनों यानी बिल्डिंग, पुल, पेड़, कुओं, नहरों और धार्मिक स्थलों आदि को बनाकर नहीं दिखा। इसलिए इन चीजों को दिखाने के लिए रंग, रेखाएं यानी लाइंस, अक्षरों यानी लेटर, छांव यानी शेड्स और चित्र यानी पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये प्रतीक चिन्ह जगह स्पेस बहुत कम लेते हैं। इन्हें हम रूढ़ चिन्ह यानी कन्वेंशनल सिंबल भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो इन सब इसीलिए आपका इन चीजों को दिखाने के लिए आपको रंग, रेखाओं, अक्षरों, छायाओं और चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रतीक चिन्ह जगह बहुत कम लेते हैं, बहुत जगह। इन्हें आपको रूढ़ चिन्ह यानी कन्वेंशनल सिंबल भी कहते हैं। ठीक है, इन चिन्हों के इस्तेमाल पर अंतरराष्ट्रीय सहमति यानी इंटरनेशनल एग्रीमेंट रहती, जिन्हें किसी भी बच्चे या व्यक्ति को मानचित्र को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल आपका एग्रीमेंट साइन रहता है, उसी वही सिंबल आप ऐड कर सकते हैं मैप में, अन्यथा और कोई सिंबल आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इन चिन्हों का इस्तेमाल पर अंतरराष्ट्रीय सहमति यानी इंटरनेशनल एग्रीमेंट रहती है, जिससे किसी भी बच्चा या व्यक्ति को मानचित्र को समझने में कोई भी दिक्कत ना। ये समझो मैप की अपनी एक भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है। ठीक है, इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इतना बहुत ज्यादा, अभी आधा से ज्यादा बचा हुआ है, आधा बचा हुआ, ज्यादा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख प्रतीक चिन्ह के बारे में देखते हैं। ठीक है, कितनी क्लास? 1 2 5 6 स्लाइड और बची है। ठीक है, तो कुछ प्रमुख प्रतीक चिन्ह देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सिंबल के बारे में। तो रेलवे लाइन के लिए आपकी बड़ी लाइन, ठीक है, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन RS, ठीक है, सड़कें के लिए पक्की सड़क, कच्ची सड़क, ठीक है, सीमा के लिए आप अंतरराष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, जिला सीमा, ठीक है, जल निकाय के लिए आपकी नदी हो गई, कुआं हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया, अन्य के लिए आपका पुल हो गया, मंदिर हो गया, गिरजाघर हो गया, ये सबका आपका सिंबल बना देते हैं। मस्जिद, छतरी, बस्ती, आबादी, कब्रिस्तान, पेड़, घास, पोस्ट ऑफिस के लिए PO, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस PTO, पुलिस स्टेशन PS, ठीक है, ये सारे आपके प्रतीक चिन्ह थे। ठीक है दोस्तों, रेलवे लाइन के लिए आपकी बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, ठीक, सड़कें के लिए पक्की, कच्ची, ठीक है, सीमा आपका अंतरराष्ट्रीय, राज्य, जिला, जल निकाय आपके नदी, कुआं, तालाब, नहर, अन्य आपका पुल हो गया, मंदिर हो गया, गिरजाघर हो गया, मस्जिद हो गया, बस्ती हो गया, कब्रिस्तान हो गया, पेड़ हो गया, घास हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस। ठीक है ना? कमाल के शॉर्टकट्स की लिस्ट। तो ये सारे आपके शॉर्टकट की लिस्ट है, इन सभी चीजों का आपका प्रयोग होता है, इन सभी चीजों का सिंबल वगैरह यूज होती है। ठीक है, लाइन की तरह भी यूज कर सकते हैं, सिंबल भी यूज होती है और लिखा भी जाता है। ठीक है, जिससे पता चल जाए कि ये चीज आपकी स्थित है। ठीक है, समझ में आया? अब हम देखते हैं परंपरागत रूढ़ चिन्हों के साथ निम्न रंगों का प्रयोग, यानी यूज ऑफ कलर्स विद कन्वेंशनल सिंबल। अब जो सिंबल है उसके साथ साथ कुछ कलर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो भूमि के अलग अलग दृश्यों को दिखाने के लिए इन रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं आपके? पहला होता है काला, सीमा रेखा दिखाने के लिए आपका काला रंग का प्रयोग किया जाता है। सीमा रेखा यानी जैसे किसी देश की बाउंड्री होती है तो वहां काला कलर यूज किया जाता है। ठीक है, भूरा रंग जो होता है वो पर्वतीय भाग दिखाता है। ठीक है, यानी पहाड़, जैसे किसी देश की बाउंड्री होती है तो वहां काला कलर यूज किया जाता है। ठीक है, भूरा रंग जो होता है वो पर्वतीय भाग दिखाता है। ठीक है, यानी पहाड़ दिखाने के लिए। हरा रंग हरे भरे मैदान ठीक है, दिखाने के लिए, आपका हरा मैदान दिखाने के लिए। ठीक, नीला आपका तालाब, नदी, झील व सागर दिखाने के लिए। लाल आपका ग्रामीण व नगरीय बस्तियां, और पीला आपका पठारी भाग दिखाने के लिए। ठीक है, तो देखो रंगों से भी कितना कुछ समझा जा सकता है। जैसे आपका ट्रैफिक लाइट के रंग होते हैं, ठीक है, उसमें भी आपके 3 रंग होते हैं, वैसे ही आपकी हर तरह के रंग यूज किया जाता है मैप में, जिससे आपको पता लगाया जा सकता है कि आपकी क्या चीज है। ठीक है, तो काला हो गया आपका सीमा रेखा के लिए, भूरा हो गया पर्वतीय भाग के लिए, हरा आपका हरे मैदान के लिए, नीला हो गया तालाब, नदी, झील, सागर के पानी दिखाने के लिए, लाल हो गया आपका ग्रामीण व नगरीय बस्तियां, गांव, शहर,
और पीला आपका पठारी भाग दिखाने के लिए। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया? वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स अच्छा किया करें। ठीक है, कमेंट्स करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपको जैसे मोटिवेशन मिलता है उसी तरीके से हमको भी मोटिवेशन मिलता है। हमें कमेंट्स चाहिए, प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों को, इंगेजमेंट बना करके रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं मानचित्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैप्स की अलग अलग वेराइटी होती है आपकी, आइए देखते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मानचित्र को भी कई भाग में बांटा गया है। जैसे आपको फेवरेट फूड में अलग अलग वैरायटी होती है। ठीक ना, अब मैगी ही आप देख लीजिए तो अलग अलग प्लेन मैगी होती है, चाउमीन वगैरह होती है, हक्का नूडल्स होता है। ठीक है, तो हर शेजवान होता है, तो हर तरीके से आपकी अलग अलग वैरायटी होती है। उसी तरीके से आपका मानचित्र के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला आता है आपका मापक मापनी के आधार पर यानी बेस्ड ऑन इसकी। तो लघु मापक मानचित्र और दीर्घ मापक मानचित्र आपने पढ़ लिया। ठीक है, लघु क्या होता है? बड़े क्षेत्रों के लिए, महाद्वीप और देश के। दीर्घ वाला क्या होता है? छोटे क्षेत्रों के लिए, गांव शहर के लिए। ये आपने पढ़ा है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं स्थलकृत के आधार पर यानी बेस्ड ऑन टोपोग्राफी। इसमें क्या होता है? इसमें आपका 3 में होता है। ठीक है, इसमें आपका 3 है। पहला स्थलकृत मानचित्र यानी टोपोग्राफिकल मैप यानी जमीन पर स्थित ऊंचे व नीचे स्थानों पर का प्रदर्शन यानी रेखाओं का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, समझ में आया? भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप भूमि के प्राकृतिक दृश्यों, पहाड़, नदियां, झील, झरने को अलग अलग रंगों से दर्शाना। फिर आता है आपका प्लेनिमेट्रिक मैप, ये आता है सांस्कृतिक जैसे सड़कें, इमारतें व आर्थिक चिन्हों, तत्वों का प्रदर्शन। ठीक है, तो ये 3 आपके स्थलकृत के आधार पर हो गए। क्या क्या? स्थलकृत मानचित्र जो आपका जमीन पर स्थित ऊंचे व नीचे स्थानों पर प्रदर्शन है। भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप जो आपका भूमि के प्राकृतिक दृश्यों, पहाड़, नदियां, झील को अलग अलग रंगों से दर्शाना होता है। इसके अलावा आपका प्लेनिमेट्रिक्स जो आपका मानचित्र होता है जैसे सांस्कृतिक जैसे सड़कें, इमारतें व आर्थिक चिन्हों, तत्वों का प्रदर्शन। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं उद्देश्य के आधार पर यानी बेस्ड ऑन पर्पस। तो इसमें क्या आता है? प्राकृतिक मानचित्र यानी नेचुरल मैप जैसे पहाड़ हो गया, जंगलों का। राजनैतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप जो देश, राज्य, शहरों की सीमाएं उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, खनिज मानचित्र यानी मिनरल्स, खनिज कहाँ मिलते हैं वो दिखाया जाता है। परिवहन मानचित्र यानी ट्रांसपोर्ट मैप। अलग अलग हर कैटेगरी के अलग अलग मैप बना देते हैं। ठीक है, मृदा मानचित्र यानी सॉइल, मिट्टी के प्रकार दिखाता है। जलवायु और मौसम मानचित्र तो क्लाइमेट और वेदर, मौसम और जलवायु का जानकारी देता है। और वनस्पति मानचित्र यानी वेजिटेशन मैप यानी पेड़ पौधे के प्रकार। ठीक है, समझ में आया है ना? कितनी सारी वैरायटी। अब अपनी जरूरत के हिसाब से अपना अपना मैप लोग चुन लेते हैं। ठीक है, जिनको जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, समझ में आया? अब हम लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं, कुछ अतिरिक्त जानकारी जो आपके कुछ काम की बातें। ठीक है दोस्तों, कुछ खास बातें जो मानचित्र को और दिलचस्प बनाती है। ठीक है, तो तल चिन्ह क्या होता है यानी बेंचमार्क, जो इसको बीएम से लिखते हैं। ठीक है, बीएम बेंचमार्क, तल चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वेक्षण यानी सर्वे के समय हर जगह की ऊंचाई को समुद्र तल यानी सी लेवल को आधार मानकर लिखा जाता है। ठीक है, बोला जाता है ना कि कुतुब मीनार की लंबाई जो है, हाइट जो है वो समुद्र तल से इतना किलोमीटर ऊपर है, x किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, तो जो बेस लिया जाता है वो समुद्र तल को आधार मानकर लिखा जाता है। ठीक है, किसी जगह की ऊंचाई को मापकर पत्थरों पर चिन्ह बनाकर जैसे बीएम 200 मीटर लिख दिया जाता है वैसे। ठीक है, ये आपका बेंचमार्क हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो सर्वेक्षण के समय हर जगह की ऊंचाई को समुद्र तल के आधार पर मानकर पत्थरों पर लिखा दिया जाता है जैसे आपका बीएम 200 मीटर, ये ऊंचाई का रिकॉर्ड है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा स्थानिक ऊंचाई यानी स्पॉट हाइट। तो ये क्या होता है? समुद्र तल से अलग अलग ऊंचाई वाली स्थानों को मिलाते हुए त्रिभुज यानी ट्रायंगल बनाकर उनमें संबंधित स्थानों पर ऊंचाई लिखी दी जाती है। ठीक है, देखो स्थानिक ऊंचाई जो होती है इसको स्पॉट हाइट कहते हैं। वो क्या होता है? समुद्र तल से अलग अलग ऊंचाई वाले स्थान जो होते हैं उनको मिलाते हुए त्रिभुज बनाया जाता है। ठीक है, तो मान लो ये 3 अलग अलग ऊंचाई है, तो इनको मिलाकर के त्रिभुज बनाकर उनमें ऊंचाई लिख दी जाती है। वही आपका स्थानिक ऊंचाई यानी स्पॉट हाइट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है तीसरा आपका समोच्च रेखाएं यानी काउंटर लाइंस। ठीक है, ये क्या होता है आपका? देखो ऐसे। ठीक है, तो मानचित्रों पर समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा यानी इमेजिनरी लाइन, ये रेखाएं अब हमें जमीन के ढलान यानी स्लोप के बारे में बताती है। ठीक है, तो मानचित्रों पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं को हम ये बोलते हैं समोच्च रेखाएं।
ये रेखाएं हमें जमीन के ढालने यानी स्लोप के बारे में बताती है, जैसे पहाड़ पर चढ़ते समय लेवल का पता चले, वही चीज है। ठीक है, तो दोस्तों काउंटर लाइन जो है वो मानचित्रों पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखाएं हमें जमीन के ढलान यानी स्लोप के बारे में बताती है, जैसे पहाड़ों पर चढ़ते समय लेवल का पता लगा चले। ठीक है, अब आइए हम लोग क्विक नोट्स पे आ जाते हैं, शॉर्ट नोट्स पे। बटाटा वड़ा जैसे गरम गरम और फटाफट याद रखने वाले फैक्ट्स जो आपको एग्जाम में काम आएंगे। ये नोट्स एकदम मैजिक मंत्र की तरह है। ठीक है, तो मानचित्र क्या होता है, तो ग्लोब जो है पृथ्वी का मॉडल है। ठीक है, बड़े अध्ययन के लिए आप यूज करते हैं और छोटे क्षेत्रों का अध्ययन कठिन होता है उस पे ग्लोब पे। मानचित्र जो है वो पृथ्वी की सतह के किसी भाग की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना। ठीक है, छोटे रूप में। मैप जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मापा शब्द से आया है। कपड़े का मेजपोश जो है टेबल का या रुमाल इसका मतलब होता है। ठीक है, मानचित्र का उपयोग आपका स्थान की जानकारी, पृथ्वी के विभिन्न भागों का अध्ययन, बनावट, जनसंख्या, आर्थिक, राजनीतिक, मिट्टी, वनस्पति। ठीक है, भौगोलिक स्थिति आपका पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, महासागर, झील का पता लगाना। ठीक है, मानचित्र के घटक क्या है, कंपोनेंट, तो दिशा आपके हो गए दिव्य सूचक यंत्र, कंपास से पता चलती है। ठीक है, सुई हमेशा उत्तर में रहती है आपकी, ठीक, नॉर्थ में। दूरी डिस्टेंस पैमाना स्केल से मापी जाती है। इसके अलावा पैमाना यानी मानचित्र पर दूरी, धरातल डिवाइड बाय धरातल का पर वास्तविक दूरी। ठीक है, लघु मापक यानी बड़ा क्षेत्रफल महाद्वीप देश के लिए, तीव्र मापक छोटे क्षेत्रफल गांव शहर के लिए। ठीक है, प्रतीक चिन्ह सिंबल वास्तविक आकृतियों का रंग, रेखा, अक्षर, छाया चित्र से दर्शाना। रूढ़ चिन्ह जो होता है अंतरराष्ट्रीय सहमति प्राप्त है इसको। ठीक, प्रतीक चिन्हों के रंग का प्रयोग, काला आपका सीमा रेखा, भूरा आपका पर्वतीय भाग, हरा मैदानी भाग, नीला जल निकाय तालाब वगैरह, लाल आपका ग्रामीण और नगरीय बस्तियां और पीला आपका पठारी भाग। ठीक, मानचित्र के प्रकार क्या है, तो मापक के आधार पर लघु मापक और दीर्घ मापक, स्थलकृति के आधार पर स्थलकृति, भौतिक प्लेनीमेट्रिक्स मानचित्र, उद्देश्य के आधार पर प्राकृतिक, राजनीतिक, खनिज, परिवहन, मृदा, जलवायु, वनस्पति और मानचित्र। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी क्या है, तल चिन्ह जो बीएम है तो समुद्र तल से ऊंचाई मापने का चिन्ह है। स्थानिक ऊंचाई स्पॉट हाइट त्रिभुज बनाकर स्थान की ऊंचाई दर्शाना। और समोच्च रेखाएं यानी काउंटर लाइन जो है वो मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले स्थानों का मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो आपका स्लोप बताती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कल हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और एवं दशांतर रेखा यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में। ठीक है, तो कैसी थी ये क्लास बच्चों, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी दुनिया की हथेली पर देखने वाली पूरी कहानी, मानचित्र एवं मानचित्रों की। उम्मीद है आपको ये एडवेंचर क्लास मजेदार लगी होगी और आपने सीखा होगा कि कैसे ये कागज के टुकड़े हमें इतनी सारी जानकारियां देती हैं। ये सब जानकर हमें भूगोल और अपनी दुनिया के प्रति और भी ज्यादा समझ और प्यार महसूस होगा। लगता है ना अब आप भी दुनिया के एक्सप्लोरर बन गए हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर को जो खास करके डीएलएड वाले हैं और उनको भी जो अद्भुत भूगोल को समझना चाहते। और हाँ, डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को ब्लॉकबस्टर मूवी बनाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, हमेशा याद रखना ज्ञान की रोशनी सब तक पहुंचे, यही हमारी सच्ची जीत। और हाँ, अगली बार जब कोई मैप देखो तो सिर्फ नक्शा मत देखना, उसकी कहानी समझना। कौन जानता है शायद वह आपको किसी खजाने तक ले जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।